आज से हम लोग अपने अकाउंटेंसी टर्म 2 के लिए रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। अब धीरे धीरे करके विद इन 15 to 20 डेज हम पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस बिल्कुल खत्म कर लेंगे। अगर जिस भी बच्चे ने अकाउंटेंसी का ए भी नहीं पढ़ा है टर्म 2 के लिए, अगर आपने बेटा ये 15-20 दिन की क्लास अटेंड कर ली और लग के अटेंड कर ली, तो मेरी 100% गारंटी है कि आप 85 प्लस स्कोर 100% करके ले जाओगे। 85% से ज्यादा आप स्कोर कर लोगे अगर आपने आज से लेके नेक्स्ट 15 डेज तक की लग के क्लास अटेंड कर ली है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखें कि आज से हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हो रही है और जो पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं एनपीओ का। ठीक है, एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, पहले हम ये चीज समझेंगे, उसके बाद फिर आगे की इनकी कहानी जन्म कुंडली देखेंगे। पहले हम देख लेंगे कि भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, ये वर्ड जो है वही हमको बता रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो हम इसको लिखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। जिसका पर्पस जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, सोशल वेलफेयर हो सकता है, इकोनॉमिकल वेलफेयर हो सकता है, कोई भी चीज इसका ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस हो सकता है, लेकिन इसका पर्पस कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि दीदी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है तो हम उसको अकाउंट्स के अंदर क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं ये हमारा सवाल आ जाता है। अब हम एनपीओ को बेटा अकाउंट्स के अंदर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये भी कुछ ना कुछ कमाई करती ही करती है। ठीक है, ये भी कुछ ना कुछ कमाई करती है और इसके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इनको भी देखना पड़ता है कि इन्होंने कितनी कमाई करी है और इन्होंने कितने खर्चे किए हैं। अब आप बोलो कि ये प्रॉफिट नहीं कमाते, इसका मतलब ये कैसे हुआ कि अपना बिजनेस कैसे चालू करते हैं ये। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं इनकी कुछ ना कुछ कमाई होती है और कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। जब अपनी कमाई में से ये लोग खर्चे अपने हटा देते हैं तो इनके पास जो भी अमाउंट अवेलेबल होता है इसको हम बिजनेस टर्म्स में प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं खोला गया है तो उसमें हमको उसको सरप्लस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं खोली गई है, सोशल वेलफेयर के लिए खोली है, इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए खोली है, कोई उन्होंने अनाथ आश्रम खोल दिया है या फिर कोई वृद्ध आश्रम खोल दिया है, कोई आई हॉस्पिटल खोल दिया है, या फिर जो क्या बोलते हैं जो थोड़े से मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनके लिए कोई स्कूल खोल दिया है, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ कमाई भी करती है और इनके बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। तो बस इन्हीं चीज के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, इनकी अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है बेसिकली 3 अकाउंट बनाती है जो कि हमको इसके अंदर पढ़ना है। कौन कौन से 3 अकाउंट बनाती है, एक होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, एक होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर आती है आपकी बैलेंस शीट। तो ये तीनों अकाउंट कौन बनाता है, ये तीनों अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। आज की क्लास के अंदर हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की पूरी जन्म कुंडली पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाना है। देखो बेटा, एग्जाम में आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने को मान के चलो 99% नहीं आएगा। मैं बोल रही हूँ कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट 99% बनाने को नहीं आएगा, लेकिन अनटिल अनलेस आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को समझा नहीं, आप ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझ पाओगे ना आप बैलेंस शीट को समझ पाओगे। क्यों ऐसा, क्योंकि जितने भी अमाउंट बेटा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं और कुछ अमाउंट जाते हैं बैलेंस शीट में। तो आपके लिए सबसे पहला स्टेप ही जानना बहुत जरूरी है कि भाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, इसके अंदर कौन से आइटम लिखे जाते हैं, कौन से नेचर के होते हैं, कौन सी डेट के होते हैं, कौन सा अमाउंट किधर लिखा जाना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि कैसा अमाउंट या कौन सा अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालोगे और कौन सा अमाउंट आप बैलेंस शीट के अंदर डालने वाले हो। ये क्लैरिटी आपको तभी मिल पाएगी जब आप खुद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं व्हाट इज द इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं हम लोग। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना।
सबसे पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है, ये आपका समरी होता है किसका? कैश बुक का। हमने कैश बुक 11th क्लास में पढ़ी थी। ये होता है समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज समरी ऑफ कैश बुक। और जब मैं वर्ड यूज कर रही हूं कैश बुक, मैं क्या यूज कर रही हूँ कि वर्ड यूज कर रही हूँ कैश बुक, इसका मतलब ये है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कैश बेसिस पे बनेगा। कैश बेसिस यानी कि जितने भी आइटम कैश से रिलेटेड हैं वही लिखे जाएंगे। क्रेडिट बेसिस पे हमारा कोई भी काम नहीं होगा, यानी कि उधार वाली कोई भी बात हम नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, दो बातें हमने अभी समझ ली है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होती है, इट इज समरी ऑफ कैश बुक, एंड बिकॉज इट इज समरी ऑफ कैश बुक, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है ये कैश बेसिस पे बनता है। क्रेडिट बेसिस पे कोई भी अमाउंट इसमें नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम समझते हैं कि कौन से नेचर का आइटम जो है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं आपकी, वो सारी की सारी लिखी जाएंगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो यानी कि लॉन्ग टर्म की, या फिर वो रेवेन्यू नेचर की हो यानी कि डे टू डे की। तो कैश से रिलेटेड जितनी भी चीज है, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड है, चाहे वो रेवेन्यू की रिलेटेड है, दोनों की दोनों रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगी। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स एंड कैपिटल नेचर की पेमेंट, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू नेचर की पेमेंट, ये चारों की चारों चीजें आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी जाएंगी। सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर के भी आइटम लिखे जाएंगे और रेवेन्यू नेचर के भी आइटम लिखे जाएंगे। ये थर्ड चीज हमारी क्लियर हो गई है। फोर्थ चीज हमको समझने वाली ये है कि जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स हैं, सारी की सारी रिसिप्ट्स हैं, ये कहाँ पे लिखी जाएंगी? ये हमारी डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी। डेबिट साइड यानी कि हम इसको नाम ही देते हैं रिसिप्ट साइड। ठीक है, और जितनी भी हमारी पेमेंट की चीजें हैं, पेमेंट की चीजें कहाँ पे लिखी जाएंगी? ये हमारी क्रेडिट की चीजें क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी, यानी कि पेमेंट साइड पे लिखी जाएंगी। ठीक है, रिसिप्ट्स वाली सारी चीजें हमारी डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी, पेमेंट वाली सारी चीजें हमारी कहाँ पे लिखी जाएंगी? क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां ये आ जाता है कि जब भी हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, वी मेक दिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड का मतलब क्या है बेटा? इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड का मतलब ये है कि आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते टाइम ये ध्यान नहीं रखना है कि पैसा पिछले साल का है कि अगले साल का है कि 10 साल पहले का है। आपको कोई भी इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं है। पैसा आया लिखना है, गया लिखना है, चाहे वो 10 साल पहले का हो, 1000 साल पहले का हो, कल का हो, परसों का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पैसा मिला है तो लिखोगे, गया है तो भी लिखोगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी टाइम पीरियड का बाउंडेशन नहीं होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, लास्ट पॉइंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पॉइंट, ये आपको करना है कि जब भी आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो आप लिखोगे एज ऑन, और ये आपका एंड की डेट आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो ईयर एंड पे बनता है। क्या किया जाता है? इसको ईयर एंड में बनाया जाता है। एज ऑन यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पे इसको बनाया जाता है, और वो डेट कौन सी होती है? आपके साल की जो आखिरी डेट होगी वही आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेट होने वाली है। ठीक है, और लास्ट चीज जो है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल नेचर का आइटम है, या फिर रियल अकाउंट इसका नेचर है। रियल अकाउंट देखो, तीन अकाउंट हमने पढ़े थे, कौन सा? पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। तो ये आपका कौन सा अकाउंट आता है बेटा? रियल अकाउंट आता है। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? कौन बताएगा मेरे को? व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? कौन बताएगा? यस, रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज आई उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो चीज निकल गई उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे भी बताई है कि रिसिप्ट्स हैं तो डेबिट में लिखना है, पेमेंट है तो क्रेडिट में लिखना है। क्योंकि रिसिप्ट्स का मतलब क्या हो गया? रिसिप्ट्स का मतलब एक तरीके से ये आपका गेन हो रहा है या फिर इनकम हो रही है यहाँ पे आपको। ठीक है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से हम चलते हैं। रियल अकाउंट के नेचर का हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है। ये पॉइंट अगर आपने सारे समझ लिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कोई भी दुख तकलीफ दर्द होगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब इसके फॉर्मेट की मैं बात कर लेती हूँ। फॉर्मेट कैसा बनता है इसका? देखो, इसका हम फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट हमारा नॉर्मल लेजर जैसा ही बनता है। ये तो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा अभी।
ठीक है। डेबिट साइड पे हम लिखेंगे रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे पेमेंट। और हम इसकी हेडिंग हमेशा डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन, जो भी आपकी डेट होगी, एज ऑन ईयर के एंड की डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका अमाउंट हो जाएगा। अब डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट की बात कर रहे हैं, तो जहां पे भी आपको लगता है कि कहीं से भी आपके पास पैसा आया है या फिर कैश इन हुआ है या फिर कैश रिसीव हुआ है, ये सारी चीजें आपको कहां पे लिखनी है, डेबिट साइड पे लिखनी है। आपको बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए कि ये रेवेन्यू नेचर का है या ये कैपिटल नेचर का है, क्या ये इस साल का है या फिर ये अगले साल का है, कोई मतलब आपको होना नहीं चाहिए। आपको केवल एक कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखना है, पैसा आया तो लिख देना है डेबिट साइड पे, और इसका उल्टा पैसा गया तो आपको लिख देना है पेमेंट साइड पे। ठीक है, पैसा आया तो कहां लिखोगे, रेसिप्ट साइड पे, और पैसा गया तो कहां लिख दोगे, पेमेंट साइड पे। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कब का है, किस कैसा है, किसका है, कोई मतलब नहीं। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट, आया लिखो गया लिखो, आया लिखो गया लिखो, बस। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, बताएंगे। इतनी बात समझ आ गई है? चलो, जब हम इतनी बात समझ गए हैं तो हम निकाल लेते हैं अपने बुक का एक क्वेश्चन जिसमें हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा। मेरा नेट नहीं चल रहा सही से, रिकॉर्ड हो रहा है बेटा श्रुति, कोई दिक्कत नहीं है, बाद बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक ठीक, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में आ जाएगी ना तो वो हो जाएगा, ठीक। चलो ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना टीएस ग्रेवाल, और टीएस ग्रेवाल में हम देखते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना हो, पर्टिकुलर्स दे रखे हो। तो आप मेरे को बता दो बेटा कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो गया, यानी कि हम मान के चलेंगे कि एक तरीके से हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अपना क्लियर कर लिया। वैसे सिक्स्थ क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी करेंगे। अब हम बनाएंगे अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, जल्दी से बना लेते हैं, साथ साथ में मेरे बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर हम लिखेंगे प्रॉपरली, हम पूरा मेंशन करेंगे कौन से कंपनी का, कौन से एनपीओ का हम बना रहे हैं। तो ये हमारे नाम जो है वो नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब है, तो हम लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, पूरा आप लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नॉर्थ स्पोर्ट्स क्लब एज ऑन, डेट भी दे दी गई है 31 मार्च 21, 31/3/21। ये आपकी डेबिट साइड हो जाएगी, ये आपकी क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे रिसिप्ट अगर पैसा हमको लग रहा है कि आया है, और यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट अगर पैसा हमको लग रहा है गया है, अमाउंट एंड अमाउंट। सबसे पहला हमको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो ये हमको मिल गया हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमने लिखा कैश और फिर हमने लिखा बैंक, हमने लिखा कैश और हमने लिखा बैंक। कैश हमने लिखा 50,000, बैंक हमने लिखा यहाँ पे 60,000, और फाइनल अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा 1,10,000 आउटर कॉलम में, ये हमने लिख दिया हमारा स्टार्टिंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट बोला गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब ध्यान से देखेंगे तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी इनकम है, रिसिप्ट साइड का अमाउंट है, टू सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। और यहाँ पे बेटा 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। आप मेरे को बताओ कि मैं 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिखूं, इस साल का सब्सक्रिप्शन लिखूं, या अगले साल का सब्सक्रिप्शन लिखूं, प्रीवियस का लिखूं, इस साल का लिखूं, या अगले साल का सब्सक्रिप्शन लिखूं, इन तीनों में से कौन सा सब्सक्रिप्शन मेरे को लिखना चाहिए, बताओ। वेरी गुड, यही बात मेरे को समझनी थी कि हम जो सब लिखेंगे बेटा तीनों तीनों साल का लिखेंगे, क्योंकि दीदी आप ही ने तो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सब हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाना है, दैट वी हैव टू मेक इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट कि कब का है। अगर इस साल मिला है तो सीधे सीधे हमको आंख बंद करके लिख देना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन हमारा 2019-20 का हो जाएगा, देन 2021 का हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा सॉरी 2021 एंड 21-22 का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4,000, और इस साल का हमारा हो जाएगा 1,40,000, और अगले साल का हमारा हो जाएगा 8,000। ठीक है, टोटल इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,52,000। ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन, 1,52,000 हमने सब्सक्रिप्शन लिख दिया। इसके बाद आ रहा है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज यानी कि पेमेंट करी होगी, तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय फर्नीचर परचेज्ड। फर्नीचर कितने का परचेज किया, 70,000 का। फिर आता है जनरल डोनेशन। डोनेशन एनजीओ को मिलती ही मिलती है, चाहे वो जनरल मिले, स्पेसिफिक मिले, ये वाला पार्ट मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी, डोनेशन वाला, जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तो डोनेशन फिलहाल हमको चाहे जनरल मिले चाहे किसी पर्पस के लिए मिले, लिखनी यहीं पे, तो हम लिख देंगे अपनी जनरल डोनेशन।
हमने लिख दिया जनरल डोनेशन। डोनेशन कितने की होगी, ये हमारी होगी 20,000 की। फिर आता है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। डोनेशन है तो भाई रिसिप्ट है, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, यहाँ पे हमने लिख दिया अपना 40,000। फिर हमारे डोनेशन फॉर पवेलियन, फिर अगेन हमको डोनेशन मिला, सो डोनेशन फॉर पवेलियन, ये हमारा आ गया 50,000। फिर आया चैरिटी गिवन। अब देखो हमने यहाँ पे चैरिटी बेटा दी है, चैरिटी गिवन लिखा हुआ है। क्या लिखा है, चैरिटी गिवन, यानी कि हमने चैरिटी दी है, मिली नहीं हमको। तो जब हम चैरिटी दे रहे हैं तो हम अपने पेमेंट साइड पे लिखेंगे, सो बाय चैरिटी गिवन 10,000। फिर आया मैच एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यानी कि ऑब्वियसली पेमेंट हो जाएगी, तो हम लिखेंगे बाय मैच एक्सपेंसेस, ये हो जाएगी 30,000। फिर आया सैलरी टू कोचेस। ऑब्वियसली सैलरी तो हमको देनी पड़ती है, तो सैलरी टू कोचेस, सैलरी टू कोचेस 63,600। फिर आया हॉनोरेरियम। हॉनोरेरियम क्या होता है, अगर आप किसी सेलिब्रिटी, किसी बड़े आदमी या फिर किसी भी रिस्पेक्टेबल पर्सन को बुलाते हो और उसको बुलाने के बाद उसके इज्जत करने के लिए, सम्मान करने के लिए कोई भी चीज उसको देते हो या फिर कोई भी उनके ऊपर खर्चा करते हो, उसको हम हॉनोरेरियम बोलते हैं। तो ये भी हमारा खर्चा ही हो जाता है, हॉनोरेरियम। एक मिनट, हॉनोरेरियम हमने 4,000 का खर्चा कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, पेमेंट ही हो जाएगी। सो 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। अब वैसे इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैपिटल नेचर का आइटम होता है, यानी कि बैलेंस शीट का आइटम होता है, लेकिन हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि दीदी आप ही ने तो बताया था कि चाहे रेवेन्यू नेचर का आइटम हो चाहे कैपिटल नेचर का आइटम हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों चीजें आती ही आती है। तो हमने बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट हमने 6,000 का किया। फिर हमने क्या किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेज किया, तो ठीक है दीदी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेज किया है। तो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को भी परचेज कर लिया, कितने का, 50,000 का। फिर हमको दे दिया गया है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि हमको क्या दे दिया गया है, बाय बैलेंस कैरी डाउन दिया, लेकिन कैरी डाउन में केवल केवल कैश का दिया है। कैश का कितना दे दिया है, 24,000। यानी कि अगर मेरा कोई बैलेंसिंग फिगर आएगा तो दैट विल बी माय बैंक, वो क्या हो जाएगा, मेरा बैंक हो जाएगा। और दोनों का टोटल करके मेरे को आउटर कॉलम में लिख देना है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल मेरा आ रहा है 38,000, सॉरी 3,80,000। एंट्रेंस फी उधर लिखेंगे ना, उस साइड, कहाँ रिसिप्ट साइड। कहाँ लिखी है, दी है क्या एंट्रेंस फीस? एंट्रेंस फीस कहाँ दिया हुआ है, अच्छा हाँ छूट गया मेरे से, हाँ एंट्रेंस फीस है, सॉरी। सो 2 एंट्रेंस फीस हो जाएगा, एक आइटम बीच में छूट गया, इन्वेस्टमेंट परचेज और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा मैंने वो दोनों देखा नहीं, ठीक है। तो एक हमारा एंट्रेंस फीस हमारा यहाँ पे आएगा बेटा, एंट्रेंस फीस 4,000, और दूसरा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये तो मेरे को पैसे मिलने की बात कर दी गई है यहाँ पे। मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पे जो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी मेरी रिसिप्ट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये कितना आ जाएगा, तो मैंने कुछ अमाउंट गलत लिख दिया है, ये 60,000 इधर आएगा। हॉनोरेरियम हो गया 4,000, 60,000 के हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किया, उसके बाद इंटरेस्ट फीस हमने दी 4,000 की, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया 6,000 का। अब ठीक है, चलो अब टोटल करते हैं। नाउ विल डू टोटल। तो जब हम टोटल कर रहे हैं तो मेरा क्रेडिट साइड का ऑब्वियसली ज्यादा आ रहा है, तभी मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। क्रेडिट साइड का जो मेरा टोटल आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 3,82,000। इट इज कमिंग आउट टू बी 3,82,000। तो दोनों साइड 3,82,000 लिख देंगे, ठीक है। और जब मैं इधर का टोटल देख रही हूँ अपना, तो डेबिट साइड का 3,82,000 आ गया, क्रेडिट साइड का मेरे को पता करना है। सो क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है देखते हैं। 3,82,000 इधर का आ रहा है, और क्रेडिट साइड में हमारा टोटल आ रहा है 3,11,600। तो यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ 3,11,600, 3,11,600। अब 3,82,000 में से अगर मैं 3,11,600 को माइनस करती हूँ, सो आई एम गेटिंग 70,400। मेरे को मिल रहा है मेरा बैलेंसिंग फिगर 70,400। अब कैश और बैंक मैंने दोनों को ऐड किया, मेरे को मिल गया 94,400 आउटर कॉलम में, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे।
अब आप मेरे को बताएंगे क्या आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी तकलीफ हो रही है समझने में?